हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको लेक्चर 2 के अंदर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बारे में बता दिया था। आज अपन लेक्चर 2 के पार्ट 2 के अंदर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे एक टेबुलस फॉर्म के अंदर। तो चलिए आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। डिफरेंस पढ़ेंगे अपन इसमें। इधर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड हेडिंग डाल लेते हैं अपन। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस अमोर्फस सॉलिड, ये डिफरेंस है इसके अंदर। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस पढ़ेंगे अपन। देखिए, अमोर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं पहले। इधर तो देखो मैं प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी और इधर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में लिख लेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर अपन अमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में लिख लेंगे। अमोर्फस सॉलिड के बारे में लिख लेंगे। इस तरह से एक टेबल बन गई है जिसको अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक है कि इनकी ज्योमेट्री का डिफरेंस निकालेंगे अपन। ज्योमेट्री का क्या डिफरेंस है, ज्योमेट्री का डिफरेंस देखेंगे अपन। इनकी ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। चलिए थोड़ा अपन रेड कलर ले लेते हैं लिखने के लिए। इनकी ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, तो ज़रा चीज़ों को देखना, एक बार समझना मैं क्या कहना समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ NaCl के क्रिस्टल का, उससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, और इधर फिर Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+, इधर Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव। एक और ले लेते हैं अपन, Cl नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रखना है। Cl नेगेटिव और Na+। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखो, मैं एक कैटाइन की बात करूंगा और फिर एक एनाइन की बात करेंगे अपन। एक कैटाइन की और एक एनाइन की बात करेंगे। ये क्रिस्टल और भी लंबा चलेगा, ये तो एक अपने छोटा सा पार्ट लिया है। अब आप एक NaCl को देखो, आप इससे 4 Cl, इसके चारों तरफ 4 Cl हैं, जबकि एक Cl को देखो आप, इसके चारों तरफ 4 Na हैं। 1 2 3 और 4, यानी इसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है। आप किसी को भी ले लो, आप इस Cl को ले लो, देखो इस Cl को लो आप, देखो 4 Na, 1 2 3 4। आप इस Na को ले लो, आप इस Na को ले लो, इससे देखो 4 Cl हैं, 1 2 3 4। तो इस क्रिस्टल को अगर लंबा करोगे तो सब में क्या होगा, एक Na तो 4 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ होगा,
और एक Cl 4 Na+ से घिरा हुआ होगा। यानी इसकी ज्योमेट्री क्या है, डेफिनेट है, फिक्स है। ऐसा अरेंजमेंट पूरे लंबे क्रिस्टल में चलेगा जिसका एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं। यानी इनका अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट है। ध्यान देना एक बार, रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। और रेगुलर अरेंजमेंट है और रेगुलर को अपन बोल सकते हैं डेफिनेट। मतलब ये चीज़ डेफिनेट हो गई, ऐसा ही मिलेगा पूरे पूरे क्रिस्टल के अंदर डेफिनेट। तो अपन कह सकते हैं कि इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं कि डेफिनेट एंड डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब क्या है, करेक्टरिस्टिक क्यों लिखा है मैंने? देखिए, अगर अपने पास, मैं इधर बता देता हूँ, अगर अपने पास NaCl का क्रिस्टल है तो उसकी ज्योमेट्री अलग होगी। कैल्शियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है तो ज्योमेट्री अलग होगी। सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ज्योमेट्री अलग होगी। यानी अलग अलग क्रिस्टल की ज्योमेट्री अलग अलग होती है, इसलिए बोला करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है। और डेफिनेट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी एक तरह से रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई इससे। अब मैं इसको तो हटा देता हूँ, अपन सिर्फ डिफरेंस पढ़ रहे हैं। इन सबको मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इनको मैं हटा देता हूँ एक बार, इन सब चीज़ों को। तो कहने का रेगुलर ज्योमेट्री है। और इसकी जगह मैं एक डायग्राम बना देता हूँ प्लस माइनस का। देखो, इसकी जगह एक डायग्राम और ले सकते हैं, आपने इतनी बातें तो समझ ली। इसकी जगह, ताकि वो पैरेलल वाले से भी मैच करेगा। देखो कैसे, मैं बना देता हूँ एक बार इसके लिए। ये तो एक एग्जाम्पल है, एक दूसरे एग्जाम्पल से और समझाता हूँ मैं आपको ये चीज़। देखो, समझना बात को। नहीं, अब देखना एक बार। मान लो मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का गोला लेता हूँ, थोड़ी जगह छोड़ करके, फिर से एक, रुकिए एक बार, रुकिए। देखना एक बार, ये ग्रीन कलर का गोला, थोड़ी जगह छोड़ी, फिर ग्रीन का गोला, थोड़ी जगह छोड़ी, फिर ग्रीन कलर का गोला, और थोड़ी जगह छोड़ी और फिर ग्रीन कलर का गोला। इनके बीच में रेड कलर के गोले लगा देता हूँ मैं। हम्म, अपना काम, एक सेकेंड, अपना काम इनसे ही हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जहाँ जहाँ रेड कलर के गोले हैं वहाँ ग्रीन कलर के गोले लगा सकते हैं अपन। और ग्रीन के सामने रेड वाला लगा दो। मतलब ज्योमेट्री बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ओवरऑल देख करके भी बना सकते हैं इसको। अब देखिए, रेड के सामने ये ग्रीन लगा दिया मैंने, इस तरह से देखो। चीज़ें बहुत आसान हैं, ज़रूरत है कि आप इस पर एक एफर्ट लगाएं, अपना पूरा समय दें, माइंड को बिल्कुल कॉन्संट्रेट रखें, चीज़ों को बॉडी में उतरने दें। अगर आप, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आप चाहें कि वीडियो को मैं एक बार देख लूँ और मेरे को सब कुछ आ जाए, क्लियर नहीं है। वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार में समझ नहीं आए तो। और थोड़ा पैसेंस रखें, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी आपसे। बस वीडियो को देखें, कॉपी में नोट डाउन करें और कॉपी की बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। जब तक आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। एक बार में सब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अब देखिए, आप अब इस स्ट्रक्चर में देखो, एक बार आप इस गोले को देखो, आप रेड वाले को देखो, इससे इसके चारों तरफ कितने गोले हैं, ग्रीन वाले 4 गोले हैं। और एक बार इस ग्रीन वाले को देखो, इसके चारों तरफ देखो, 1 2 3 4 रेड गोले हैं। यानी ग्रीन वाले के चारों तरफ भी, ग्रीन वाले के चारों ओर 4 रेड गोले हैं, जबकि एक रेड वाले के चारों ओर 4 ग्रीन गोले हैं।
यानी ग्रीन के चारों ओर तो 4 रेड और एक रेड के चारों ओर 4 ग्रीन। वह एक रेगुलर और ऐसा अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में चलेगा, जिसका एक मैंने छोटा सा भाग आपको दिखा रखा है, एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे। इसका मतलब ये हुआ ये पैटर्न चलेगा, तो इस पैटर्न को आप क्या कहोगे? रेगुलर ही बोलोगे इसको। इस पैटर्न को अपन क्या बोलेंगे? रेगुलर पैटर्न बोलेंगे, डेफिनेट पैटर्न बोलेंगे। ऐसा चलेगा पूरे क्रिस्टल में, जिसका एक छोटा सा पार्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? डेफिनेट होती है। और कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री इसलिए होती है, अलग अलग क्रिस्टल की ज्योमेट्री अलग अलग होती है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री बोला गया। तो कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक होती है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी। ये देखो, रेड वाला गोला हट गया, वापस लगा देते हैं। ये गोला हट गया था। चलिए, अब देखिए अमॉर्फस की बात करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में देखो क्या होता है, जरा समझना बात को। अमॉर्फस सॉलिड में ऐसे ये गोले होते हैं। ये गोले देखो, इस तरह के गोले होते हैं। ये अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ये इस तरह के गोले हैं। ये पार्टिकल्स देखो इरेगुलर में, जैसे मान लो रबर में रैंडम, रबर का एग्जांपल है, रबर में ऐसे अवयवकण रैंडम होते हैं। ये कांस्टेंट पार्टिकल इस तरह से रैंडम फॉर्म में होते हैं ये रबर के अंदर। तो कहने का मतलब ये रैंडम फॉर्म में होंगे तो इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये अरेंजमेंट इरेगुलर होगा। देखो आप इसको समझे आप। ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, जिसको इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इनडेफिनेट होगी इनकी ज्योमेट्री। इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इनडेफिनेट ज्योमेट्री होगी इनकी। इनडेफिनेट, और इसके लिए एक वर्ड लगा सकते हैं, इरेगुलर ज्योमेट्री। डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री इसकी हो गई। इनडेफिनेट और इरेगुलर ज्योमेट्री अमॉर्फस सॉलिड की हो गई। इनका फिक्स नहीं, इधर उधर कांस्टेंट पार्टिकल कहीं भी आ जाते हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो देखो दो, एक डिफरेंस ज्योमेट्री में लेकर आ गया। एक की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक इनडेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री को लेकर के इनका डिफरेंस क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिफरेंस के अंदर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो एक बार आप। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन आगे। सेकंड टॉपिक देखिए, सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के लिखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, इसको लेकर के लिखेंगे अपन सेकंड पॉइंट। जरा देखिए, देखिए छोटी सी बातों को समझिए। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ये मेल्ट और बॉयल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड टेम्परेचर होगा मेल्ट होने के लिए, और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर बॉयल होंगे, तो इसलिए बोलेंगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है बिल्कुल। तो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी क्या खास बात है देखिए आप इनको समझिए। जैसे मान लो आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, समझ, रेंज ऑफ टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, मेल्ट होते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे और रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही बॉयल होंगे। अब इसका मतलब क्या है वो समझे एक बार। जैसे मान लो मेरे पास एक टायर है,
ये टायर है। इस टायर को जब अपन टेम्परेचर देंगे या हीट करेंगे इस टायर को, तो इस टायर से कुछ देर बाद में, जैसे मान लो अपन जो भी टेम्परेचर है, किसी टेम्परेचर टीप के ऊपर इसको हीट देना शुरू किया, कुछ देर बाद में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा और इसका कुछ हिस्सा गैस में चेंज होने लगेगा। इस टायर का कुछ हिस्सा गैस में चेंज होने लगेगा। जैसे थोड़ा बहुत टी टेम्परेचर से शुरू किया आपने इसको हीट देना, जैसे थोड़ी देर बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होता, कुछ हिस्सा इसका गैस में चेंज होने लग जाएगा, कुछ हिस्सा लिक्विड में चेंज होने लग जाता है और कुछ हिस्सा इसका सॉलिड में रह जाता है, सॉलिड के अंदर रह जाता है कुछ हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कुछ हिस्सा गैस में, कुछ हिस्सा लिक्विड में, कुछ हिस्सा सॉलिड में। यानी कंप्लीट ये ना तो गैस में बदला है, ना लिक्विड में, ना सॉलिड में। लेकिन जैसे जैसे इसको टेम्परेचर देते रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे सारा सॉलिड लिक्विड में चला जाएगा और सारा लिक्विड गैसेज में बदल जाएगा। यानी फाइनली जाना तो है उसको एक गैसेज के अंदर, इस तरह से। तो कुल मिला के एक टेम्परेचर पे शुरू हुआ और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा और सॉलिड लिक्विड गैसेज वाली प्रोसेस देखने को मिली। यानी ये काम कब हुआ? एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हुआ। और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर को अपन एक टर्म बोल सकते हैं, ब्रॉड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब नॉन क्रिस्टलाइन का क्या होता है? एक फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता, शार्प एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ब्रॉड होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो लिखेंगे अपन BR, ब्रॉड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये नॉन क्रिस्टलाइन में होता है। चलिए इसको हटा देते हैं अपन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये देखो, इसको हटा देते हैं। केवल आपको ये डिफरेंस लर्न करना है। चलिए तीसरी हेडिंग डाल लेते हैं। तीसरी हेडिंग लेंगे अपन कटिंग वाली, कटिंग। इसके पीछे वाली क्लास में, यानी लेक्चर 2 के अंदर, ये लेक्चर 2 का पार्ट 2 चल रहा है। लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जैसे मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको एक कट किया जाता है, कटिंग की जाती है, कट किया जाता है तो दो पार्ट मिलते हैं। दो पार्ट में ये वाली जो सरफेस है वो प्लेन और स्मूथ होती है। जब प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलती है तो बोलते हैं कि क्लीन क्लीवेज होता है। क्लीन क्लीवेज और प्लेन। और अगर रफ और इरेगुलर मिलती है तो बोलते हैं कि इसको इसका इरेगुलर क्लीवेज है। यानी क्लीन की जगह अपन रेगुलर वर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, रेगुलर क्लीवेज। ठीक है, एक सेकेंड। इस अ, इसकी जगह अपन रेगुलर। चीज़ों को समझे आप? मैंने क्या कहा कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको जैसे कट किया जाएगा दो पार्ट बनेंगे। जो कटी हुई जो सरफेस है वो प्लेन अगर स्मूथ होती है, यानी रेगुलर होती है, तो इसको क्लीन क्लीवेज या रेगुलर क्लीवेज बोलते हैं। और अगर रफ व इरेगुलर होगी, इस टाइप की, जैसे इसको काटो यहाँ से, काटने के बाद में इस टाइप का हो मान लो, इस टाइप की, ये कैसी है? ये रफ सरफेस है और इरेगुलर है, रफ है और रेगुलर है, तो ऐसे क्लीवेज को बोलते हैं इरेगुलर क्लीवेज। इरेगुलर क्लीवेज है ये, रफ और इरेगुलर क्लीवेज है ये। तो इस टाइप का आपने देखा, और बाकी इसके बारे में डिटेल मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दी थी, आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में अच्छे से। अब आगे देखिए, अपन फोर्थ पॉइंट की बात करने वाले हैं। फोर्थ पर पॉइंट क्या कहता है उसको देखेंगे एक बार। फोर्थ पॉइंट है कूलिंग कर्व। इनके कूलिंग कर्व के बारे में जानेंगे, कूलिंग कर्व कैसा होता है।
कूलिंग कर्व। देखिए देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे मान लो मैंने इससे पहले भी बताया था, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको अपन कूल करते हैं, कूल्ड करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो एक टेम्परेचर पर वो ये जमना शुरू हो जाएंगे। जब तक टेम्परेचर जब तक पूरा पदार्थ पूरा सब्सटेंस जम नहीं जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में डिक्रीज होने लगेगा। तो इनका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस आता है, आप देख भी लेना इसको। मैं इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। इनका कूलिंग कर्व ऐसा आता है, और इसके बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल पढ़नी है, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, ये वाला। और इनका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस आता है, डिसकंटिन्यूअस आता है। और इनका कूलिंग कर्व इस तरह से आता है, मतलब टेम्परेचर कंटिन्यूटी में डिक्रीज होता रहता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, बी कंटिन्यू चलेगा। ये टेम्परेचर है और इनका कूलिंग कर्व कॉन्टिन्यूस में आता है, मतलब कॉन्टिन्यूस होता है। आप इनके बारे में अगर आपको कूलिंग कर्व में डिटेल जाननी है तो इससे पिछले वाले लेक्चर में जाइए, आप लेक्चर 2 के अंदर जाइए। ये लेक्चर 2 का पार्ट 2 चल रहा है, उसमें जाइए, वहाँ पर मैंने डिटेल समझा रखी है इसकी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ तो आपको डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस लिखना है बस। एक का क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व डिसकॉन्टिन्यूस आता है और नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस का कॉन्टिन्यूस आता है। चलिए अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नेचर। इनका नेचर देखिए कैसा होता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जहां पर भी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है उनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन की डेफिनेट ज्योमेट्री होने के कारण ये ट्रू सॉलिड होंगे। और जहां पर ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती, इरेगुलर होती है, उनको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। स्यूडो सॉलिड। और इनके इनको एक एक टर्म और दी गई है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये जस्ट लाइक एज ए सिमिलर टू लिक्विड होता ही है। अमorphous सॉलिड की स्ट्रक्चर सिमिलर टू लिक्विड होती है। स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये डिफरेंस आपको मिल गया है। सिक्स पॉइंट की बात करेंगे। सिक्स पॉइंट आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी है। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी है। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी इसमें देखेंगे। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और ये आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं ये। इसके बारे में मैंने डिटेल इससे पिछले वाले लेक्चर में समझा रखी है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि एनाइसोट्रोपी क्या होती है, आइसोट्रोपी क्या होती है। इसे पिछले वाले लेक्चर में जाकर के आप पढ़ें, यहाँ पर मैंने डिफरेंस बता दिया दोनों के बारे में अलग अलग। अब अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि 7 नंबर पे है। आगे देखिए आप, 6 पॉइंट हो चुके हैं। सातवां पॉइंट है सिमेट्री। सेवन्थ पॉइंट है सिमेट्री, देखेंगे इनकी। सिमेट्री, SYMMETRY, सिमेट्री। देखिए पहले तो अपन सिमेट्री के बारे में देखो। 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यार सिमेट्री। एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये 3 टाइप की सिमेट्री होती है जो सॉलिड्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन सिमेट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें सिमेट्री होती है और नॉन क्रिस्टलाइन में सिमेट्री नहीं होती है, बस इतना ही जानेंगे अपन इसमें।
तो क्रिस्टलाइन के लिए लिखेंगे दे पजेज दे पजेजेज दे पजेजेज सिमेट्री और इसमें लिखेंगे दे डू नॉट पजेज दे डू नॉट पजेज एनी सिमेट्री दे डू नॉट पजेज एनी सिमेट्री, यानी इसमें किसी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं होती है अमॉर्फस सॉलिड के अंदर। बस इतना ही जानेंगे अपन इसमें। 8 नंबर का टॉपिक देखिए आप क्या है। ये अपन टेबुलर फॉर्म के अंदर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। इंटरफेशियल एंगल के बारे में जानेंगे अपन। इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल देखिए, इसको पहले तो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले इंटरफेशियल एंगल क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे एक सॉलिड की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसे आगे देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर अगले टॉपिक्स में। जैसे मान लो मैं एक ऐसा क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब, ये क्यूब है। जो दो एडजेसेंट सरफेस होती है, दो एडजेसेंट सरफेस या दो एडजेसेंट फेस, दो एडजेसेंट फेस के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको अपन इंटर इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। देखिए आप, जैसे मान लो अपन लेते हैं एक तो इसको, मान लो ये एक फेस है और एक फेस मान लो मैं ये ले लेता हूं। अब इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा, ये वाला, इसको इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे। एक तरह से अब ये वाली फेस और इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे। यानी टोटल बात ऐसी है कि दो एडजेसेंट फेस के बिटवीन जो एंगल बनता है सॉलिड्स के अंदर उसको इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। बाकी इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में और अच्छे से जानने वाले हैं, अभी अपन लिख लेते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें इंटरफेशियल एंगल होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन में कोई इंटरफेशियल एंगल नहीं होता है। बस इतना ही जानेंगे, आपके लेवल पे इतना काफ़ी है। तो दे possesses इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल्स, इसमें दे डू नॉट या दे डोंट possess इंटरफेशियल एंगल, एंगल ये हो गया है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। 9 नंबर का डिफरेंस है वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज, इसको समझे एक बार। देखिए एक छोटा सा पॉइंट पहले मैं लिख देता हूँ इसको। और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनको अगर मेल्ट करे किया जाए, हीट देकर के, इनको अगर हीट देकर के मेल्ट किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो इनका सडन वॉल्यूम चेंज होता है। तो इनका सडन वॉल्यूम चेंज होता है इनका, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं अपन। इसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं छोटी सी लाइन, क्या देखूं, देर इज ए सडन चेंज, देर इज ए, एक सेकंड, देर इज ए सडन
change in there is sudden change in volume on melting. On melting. There is a sudden change in volume on melting. इसमें लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब there is no sudden, there is no sudden change in volume on melting. यानी मेल्ट होते समय इनका वॉल्यूम सडन चेंज नहीं होता, इनका सडन चेंज हो जाता है। चलिए अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं। 9 पॉइंट हो गए हैं। अपन क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड में टेबलेट फॉर्म के अंदर डिफरेंस सीख रहे हैं। अगले पॉइंट की अपन बात करेंगे। टेन नंबर का पॉइंट। 10 नंबर का पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है इनका, देखिए जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन का अमorphous का डेफिनेट नहीं होता है। बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें, बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना अपन को। तो लिखेंगे दे हैव ए डेफिनेट heat of fusion, or they do not have they do not have they do not have definite heat of fusion। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आप एक बार, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर देखेंगे एक बार 11 नंबर का। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो रिजिड होता है और इनको इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको कुछ हद तक अपन कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो देखो इनको, इनके बारे में लिखेंगे दी, सॉरी एक सेकंड, इनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं एक बार। दीज आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। दीज आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। और इनकी तरफ लिखा जा सकता है दे मे बी compressed टू सम एक्सटेंट। यानी इनको कुछ हद तक अपन कंप्रेस कर सकते हैं, सम एक्सटेंट। इसके दीज की जगह दे कर लेते हैं अपन, थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। दे थोड़ा दे कर लेते हैं। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, दे आर मे बी
दे आर मे बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक इनको कंप्रेस किया जा सकता है अमorphous को। इस टाइप से ये मतलब अपन ने टोटल 11 डिफरेंस देख लिए हैं और ये टॉपिक डिफरेंस देख लिए। अब अपन आगे एक नया टॉपिक सीखेंगे। ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा वो देखिए एक बार आप। अपन ने 11 डिफरेंस पढ़े हैं, जिनको अपन में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं, इसका रिकॉल कर लेते हैं इसको एक बार अपन। देखिए सबसे पहले आपने ज्योमेट्री पढ़ी। ज्योमेट्री में क्रिस्टलाइन की ज्योमेट्री डेफिनेट और करेक्टरिस्टिक होती है, अमorphous की इनडेफिनेट और इरेगुलर होती है। मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका शार्प होता है, इनका ब्रॉड होता है, मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है इसमें। फिर इनकी कटिंग देखी, कटिंग के अंदर इनका क्लीन क्लीवेज होता है, इनका इरेगुलर क्लीवेज होता है। फिर इनका कूलिंग कर्व देखा, अब इनका कूलिंग कर्व देखिए, कूलिंग कर्व में क्या है, देखिए आगे कूलिंग कर्व देखो। इनका कूलिंग कर्व डिसकॉन्टिन्यूस आता है, इनका कॉन्टिन्यूस आता है। नेचर कैसा है, ये ट्रू सॉलिड है, ये स्यूडो सॉलिड है। आइसोट्रोपिक, ये अनआइसोट्रोपिक हैं, ये आइसोट्रोपिक हैं। सिमेट्री में देखिए इनके पास सिमेट्री होती है, इनके पास सिमेट्री नहीं होती है। और अब आगे देखिए एक बार, आगे ये डिफरेंस देखिए आप आगे। इंटरफेशियल एंगल देखिए, इनके पास इंटरफेशियल एंगल होता है और इनके पास इंटरफेशियल एंगल नहीं होता है। अगर इनको मेल्ट किया जाएगा तो वॉल्यूम सडन चेंज होगा, इनका इनका वॉल्यूम सडन चेंज हो जाएगा। और अगर इनको मेल्ट किया जाएगा तो इनका वॉल्यूम सडन चेंज नहीं होगा। देखिए अभी आता है हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है, इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी देखिए आप, जो एक बार थोड़ा सा वेट करें। कंप्रेसिबिलिटी देखिए, कंप्रेसिबिलिटी में देखिए आप, ये रिजिड होते हैं और इसलिए इनको ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये देखो इनको क्या है कि ये अमorphous सॉलिड है, उनको कुछ हद तक सम एक्सटेंट कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। इस टाइप से देखिए ये टेबल कंप्लीट होती है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। लेक्चर 2 का पार्ट 2 अपन पढ़ रहे थे। इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर and more and like it also.